गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 12 में फिर से आपके सामने एक नया टॉपिक और लेसन 3 में एक नया टॉपिक है। टॉपिक का नाम है शुक्रजन नलिका की आंतरिक संरचना। शुक्रजन नलिका की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या है, आज हम आपको क्या बताएंगे? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको वृषण की आंतरिक काट की संरचना अर्थात इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस बता दी थी। तो उसमें ये शुक्रजन नलिका थी। तो उसमें आपने क्या किया था? आपने देखा था कि जो पिंड थे उस पिंडों में ऐसे कुंडलित नलिकाएं पड़ी हुई थी। ठीक, जो ये पिंड ऐसे बने हुए थे, ऐसे जो पिंड बने हुए थे उन पिंडों में ऐसे शुक्रजन नलिकाएं थी, मतलब ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स थी। ठीक, ये जो थी ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स थी। तो आज हम ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के विषय में आपको बताएंगे। ठीक, इन्हीं में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ठीक, तो हम इन्हीं के विषय बताएंगे जो आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो क्या होता है, इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होती है, कैसे दिखाई देती हैं, इनका काम क्या है, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टिप्पणियां भी पूछी जाती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको वीडियो मिल सके। ठीक, तो शुक्रजन नलिका की आंतरिक संरचना। सबसे पहला, इस शुक्रजन नलिकाएं होती कहाँ है? पहला प्रश्न, शुक्रजन नलिकाएं कहाँ होती है? तो मैं बता ही चुका हूं आपको कि वृषण पिंडों में एक, दो या तीन अत्यधिक कुंडलित नलिकाएं होती हैं जिनको शुक्रजन नलिका या सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। ठीक, तो जब हम उसके आंतरिक संरचना काटेंगे तब क्या हमें दिखाई देगा? तो आइए आगे चलते हैं। तो शुक्रजन नलिका की जब आंतरिक काटी जाती है तो वो वृषण के साथ काटी जाती है, उसका वृषण का भी कुछ पार्ट उसमें आता है। ठीक, तो क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे कि वृषण के संयोजी ऊतक में, कौन सा ऊतक? लूज कनेक्टिव टिश्यू। वृषण के ढीले ढाले संयोजी ऊतक में शुक्रजनन नलिका के अतिरिक्त वृषण के लूज कनेक्टिव टिश्यू अर्थात ढीले ढाले संयोजी ऊतक में शुक्रजन नलिका के अतिरिक्त ब्लड कैपिलरी, नर्व सेल्स ऑफ लीडिंग ये भी उपस्थित होती है। ठीक, तो कहाँ उपस्थित होते हैं? लूज कनेक्टिव टिश्यू में। कौन कौन सी चीजें? शुक्रजन नलिका तो है, देखिए सब क्या भरा हुआ है? लूज कनेक्टिव टिश्यू भरा हुआ है, ढीला ढाला संयोजी ऊतक भरा हुआ है। तो जो ढीला ढाला संयोजी ऊतक भरा हुआ है तो उस ढीले ढाले संयोजी ऊतक में क्या क्या है? देखिए ब्लड कैपिलरीज है, नर्व सेल्स है, सेल्स ऑफ लीडिंग है। उसी प्रकार से इसमें भी कई और पड़ी होती हैं। ठीक, तो इतनी सब कहाँ पड़ी हुई है? लूज कनेक्टिव टिश्यू में, ढीले ढाले संयोजी ऊतक में पड़ी होती है। और उसके बीच में क्या है? शुक्रजनन नलिका की काट है। ठीक, शुक्रजन नलिका है। तो वही हमने बताया आपको कि वृषण के ढीले ढाले संयोजी ऊतक में शुक्रजन नलिका के अतिरिक्त ब्लड कैपिलरी, नर्व सेल्स और सेल्स ऑफ लीडिंग उपस्थित होती है। ठीक, इतना लिख लिया। अब उसके बाद शुक्रजन नलिका सबसे बाहर की ओर, शुक्रजन नलिका के सबसे बाहर की ओर संयोजी ऊतक की बनी, किसकी बनी? संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक की बनी एक आधार कला होती है। क्या होती है? संयोजी ऊतक की बनी एक आधार कला होती है जिसे ट्यूनिका प्रोप्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्यूनिका प्रोप्रिया कहते हैं। ठीक, अब ट्यूनिका प्रोप्रिया के नीचे एक जननिक एपिथेलियम होती है जो ट्यूनिका प्रोप्रिया पर सधी रहती है। जननिक एपिथेलियम अर्थात जर्मिनल एपिथेलियम होती है। देख रहे हैं इसके नीचे, जैसे ये ट्यूनिका प्रोप्रिया है और इसके नीचे देखिए ये एक स्तर है। तो ये स्तर क्या है? ये जर्मिनल एपिथेलियम है। किस पर सधा हुआ है? ट्यूनिका प्रोप्रिया पर सधा हुआ है। तो उसी को सेंटेंस बनाकर लिखेंगे कि ट्यूनिका प्रोप्रिया की आधार कला पर जर्निक एपिथेलियम अर्थात
जर्मिनल एपिथेलियम सदी होती है। ठीक, ओके। अब जर्मिनल एपिथेलियम में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। जर्मिनल एपिथेलियम में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। कौन कौन सी दो प्रकार की कोशिकाएं? स्पर्मेटोगोनिया। कौन सी? स्पर्मेटोगोनिया। ठीक, स्पर्मेटोगोनिया। और कौन सी? सर्टोली, सेल्स ऑफ सर्टोली। सर्टोली की कोशिकाएं, सर्टोली की कोशिकाएं। तो जो जर्मिनल एपिथेलियम होती है, जर्मिनल एपिथेलियम में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक होती है स्पर्मेटोगोनिया और दूसरी होती है सर्टोली की कोशिकाएं। तो सबसे पहले हम स्पर्मेटोगोनिया के विषय में जानेंगे। देखिए, स्पर्मेटोगोनिया होती है, स्पर्मेटोगोनिया वो अर्धसूत्री विभाजन करती है। स्पर्मेटोगोनिया अर्धसूत्री विभाजन करती है और विभाजन करने के पश्चात ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और स्पर्मेटिड्स का निर्माण करती है। और स्पर्मेटोगोनिया विभाजन करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और स्पर्मेटिड्स का निर्माण करती है। ठीक, जो स्पर्मेटोगोनिया होती है वो द्विगुणित होती है। स्पर्मेटोगोनिया द्विगुणित होती है जो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और स्पर्मेटिड्स का निर्माण करती हैं। ठीक, ये सब अगुणित होती हैं। अब जो दूसरी कोशिकाएं आती हैं वो सर्टोली की कोशिका है। ये लिखा है सेल्स ऑफ सर्टोली। तो ये सर्टोली कोशिकाएं क्या होती हैं? तो देखिए, जर्मिनल एपिथेलियम में कुछ बड़े आकार की कोशिकाएं होती हैं जो स्पर्मेटोगोनिया को सहारा प्रदान करती हैं। तो इन कोशिकाओं को सेल्स ऑफ सर्टोली कहते हैं। इनका जो स्वतंत्र तल होता है वो कैसा होता है? इनका जो स्वतंत्र तल होता है वो ऐसे ऐसे धंसा होता है, भीतर की ओर धंसा होता है। ठीक, इनका स्वतंत्र तल भीतर की ओर धंसा होता है। तो इनका स्वतंत्र होता है और भीतर की ओर धंसा होता है। सेल्स ऑफ सर्टोली में होता क्या है कि जो स्पर्मेटिड्स होते हैं, कौन सी चीज? स्पर्मेटिड्स होते हैं, वो सेल्स ऑफ सर्टोली में, मतलब यहाँ पर सेल्स ऑफ सर्टोली के जो सेल्स ऑफ सर्टोली जो भाग अंदर धंसा होता है वहां पर जाकर कौन? स्पर्मेटिड्स जाकर मैच्योर होती हैं, परिपक्व होती हैं और कायांतरण करती हैं। कायांतरण के फलस्वरूप स्पर्म का निर्माण करती हैं। काहे का निर्माण करती हैं? स्पर्म का निर्माण करती हैं। कौन? स्पर्मेटिड्स। कहाँ करती हैं? सेल्स ऑफ सर्टोली के भीतर धंसकर। ठीक, तो स्पर्मेटिड्स सेल्स ऑफ सर्टोली के भीतर धंसकर स्पर्म का निर्माण करती हैं। ठीक, तो ये हमारा शुक्रजनन नलिका की आंतरिक संरचना कंप्लीट होती है। ठीक, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। और फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस फिगर को बनाना है, आप फिगर का जितना से जितना अभ्यास करेंगे उस फिगर के आधार पर आप उतना ही अच्छा लिख पाएंगे। तो आप फिगर का अभ्यास करिए, फिगर बनाइए और फिर भी अगर कोई दिक्कत लगे तो पूछिए। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।